अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर प्लेस। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जितनी भी वैरायटी के डिफरेंट शक्लों के जानदारों का ज़मीन पे मौजूद होना। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं अर्थ पे, डिफरेंट एनिमल हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलकर एक वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिस्ट बायोडाइवर्सिटी को मेजर्स डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन उनका मेन फोकस ये होता है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और कितनी वेरिएशन है एक काइंड में। मतलब ये मेनली कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के समंदर से कितनी ऊंचाई पर है और वहाँ के सॉइल की क्या टाइप है। हमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं? जहाँ पे हॉट टेम्परेचर होता है और वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जबकि पोलर रीजन्स वो होते हैं जो कोल्डर एरियाज होते हैं और वहाँ पे हमें एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन कम वेरिएशन देखने को मिलती है बायोडाइवर्सिटी में। अब हमारी ज़िंदगियों में बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है? तो इकोसिस्टम हमारा स्टेबल होता है, मतलब जो भी हमारी नेचुरल साइकिल्स हैं, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वो सारी उन साइकिल्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा माहौल है, वो स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमेट रेगुलेशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लांट्स और एल्गी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और वो रेगुलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं अर्थ के टेम्परेचर को। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमें बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारा फूड मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है, वुड मिल रही है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। इससे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, मतलब हमारी डिफरेंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा है, टूरिज्म को सपोर्ट कर रहा है और डिफरेंट मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। और इसकी हमारी नज़र में मॉरल और एस्थेटिक वैल्यू भी ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बायोडाइवर्सिटी को उसकी खूबसूरती एक नेमत समझते हैं। ना बेशक वो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म हमारे काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन उनके लिए वो एक मॉरल और एस्थेटिक व्यू, ब्यूटीफुल, मतलब अर्थ की खूबसूरती को वो बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हर ईयर 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और ये यूनाइटेड नेशन ने इसलिए डिक्लेयर किया है ताकि हम अपनी डाइवर्सिटी को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। जो एक्सटेंट होने वाले हैं उनको हम बचा सकें एक्सटेंशन से। अब क्लासिफिकेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, बायोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि अर्थ पे अभी तक 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिसमें से 500 मिलियन जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हैं, जबकि 1.5 मतलब 1.5 मिलियन जो वो हैं एनिमल्स हैं। और ये सिर्फ अर्थ की टोटल थोड़ी सी स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है। अभी हज़ारों की तादाद में हर साल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते हैं और इसी वेराइटी को मैनेज करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया है डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को। क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट को या फिर बायोलॉजिस्ट को ये शौक क्यों चढ़ा रहता है कि हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और उसके बाद उसे डिफरेंट नाम देने, या सिर्फ ये ऐसे ही फजूल का गेम है उनका? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट स्पीशीज़ को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, ग्रुप और सब ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर डिफाइन करते हैं ताकि उन्हें इजीली स्टडी किया जा सके। इन फ्यूचर जो भी उसे पढ़ना चाहे वो इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सके। इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है क्लासिफिकेशन का? तो जो मेन पर्पस है कि ये दो कुछ ऑर्गेनिज्म आपस में जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है, डिससिमिलैरिटीज़ है, उनमें उनको आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड हो। उनके जो भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के आपस में, उनको डिटरमाइन किया जा सके। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? जो उनके पास्ट एंसेस्टर्स से चलते आए हैं उनमें क्या चेंजेस थी और आज के ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस उन्हीं की स्पीशीज़ में, इस सबको हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को उनकी डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ के बेस पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। और आज के जो मॉडर्न टाइम है उसमें वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करते हैं ताकि जो एनिमल्स के और ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर में, फंक्शन में सिमिलैरिटीज़ हैं और डिससिमिलैरिटीज़ हैं उसको इन्हांस किया जा सके, उनके बारे में अच्छे से क्लासीफाई किया जा सके। तो क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस हमारे पास क्या हुआ कि जो सिमिलर चीज़ें उनको एक ग्रुप में और जो दूसरी डिससिमिलर चीज़ें उनको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया जाए ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और उन्हें इजीली समझा जा सके, पढ़ा जा सके। इन फ्यूचर भी जो पढ़े वो इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सके। अब इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं? तो सोचिए फॉर एग्जांपल कोई नई स्पीशी डिस्कवर हुई है, तो अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन ना हो तो कैसे एक साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट कैसे बताएगा कि ये एनिमल या स्पीशी कौन से कैटेगरी में आती है, कौन से ग्रुप में ऐड होती है? तो इसी सारे मसलों से बचने के लिए क्लासिफिकेशन बनाई जाती है। अब इसके एडवांटेजेस की तरफ आते हैं तो जो ग्रुप्स में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं एक साथ, मतलब एक ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे पास सारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म है और दूसरा ग्रुप है जिसमें डिससिमिलैरिटीज़ हैं और वो डिफरेंस करते हैं एक दूसरे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, उनके रिलेशन के बेस पे और उनकी एवोल्यूशन के बेस पे, उनके पास्ट के बेस पे। ये हमें हेल्प आउट करती है कि हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डाइवर्सिटी को जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट है। एक फ्रेमवर्क हमें देती है स्टडी करने के लिए और डिफरेंट स्पीशीज़ को हम एक क्लासिफिकेशन के अंडर कंपेयर कर सकते हैं आराम से। उनके इंटर
रिलेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में जो लिंक है एक दूसरे से वो बताती है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्ली है हमारे पास और एक शेर है, दोनों के दोनों गोश्तखोर हैं, कार्निवोरस हैं। हमने उन्हें एक स्पेसिफिक ग्रुप में रख दिया जिसका नाम मैमिलिया है। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि हाँ ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट है। इस बेस पे वो इंटर रिलेशन के किस तरह आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन से वो हेल्प आउट करते हैं। कोई नई स्पीशीज़ आ गई है तो हमें उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पुरानी एवोल्यूशनरी के पास्ट में जो एनिमल्स हमें मिले उनमें क्या लिंक थे और आज जो हमें नई स्पीशी मिली उसमें क्या लिंक है। इनको हम एक कॉमन साइंटिफिक लैंग्वेज में बायोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड बताते हैं, नेम रख देते हैं, जिससे कोई भी इजीली, मतलब एक जर्मन बंदा है और एक इंग्लिश मैन है या फिर एक उर्दू स्पीकिंग मैन है, उन सबके पास एक साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्ड है जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस स्पीशी के बारे में बात हो रही है। तो ओवरऑल हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए बहुत अहम क्लासिफिकेशन रोल प्ले करती है। अब हमारे पास बुक में नेक्स्ट पार्ट है टेक्सोनोमिक रैंक। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है जिसे हम कहते हैं टेक्सोनोमिक रैंक या फिर टेक्सा। ये सिस्टम हमारे पास डेवलप करने वाले फर्स्टली कौन थे? कॉल्ड लिनियस। 1735 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट कॉल्ड लिनियस ने ये सिस्टम डेवलप किया। इनके सिस्टम को हम कहते हैं लीनियन सिस्टम। इसने हमें 7 टेक्सोनोमिक रैंक दिए: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। और 1977 में किंगडम से पहले एक और रैंक ऐड किया गया जिसे हम डोमेन कहते हैं। अब हम इसको समझने के लिए ना एक स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्कूल है और उसके बाद उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं और देन डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। तो एक ब्रॉड टर्म है हमारे पास स्कूल, एक स्कूल का नाम आ गया, वो एक ब्रॉड टर्म है लाइक किंगडम, तो उसमें सारी स्पीशीज आ रही हैं एक इंडिविजुअल से रिलेटेड। और देन हमारे पास आ गए डिफरेंट क्लासेस कि हर क्लास अलग अलग है, क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक अलग अलग है। देन हमारे पास डिफरेंट सेक्शन है कि क्लास 1 में इतने सेक्शन है ABC, ठीक है। तो टेक्सोनोमिक रैंक भी इसी तरह होते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस होंगी, उनकी डिफरेंट रैंक होगी और उन सबकी अपनी अपनी पोजीशन होगी। अब ये ख्याल हमारे पास लिनियस को आया कैसे? तो एक दफ़ा जो लिनियस था ना वो गार्डन में घूम रहा था, उसने देखा हर प्लांट अलग है, हर लेकिन एक जैसे भी लग रहे हैं। तो किसी के पत्ते गोल हैं और किसी के पत्ते लंबे हैं, किसी की स्मेल किसी में है और किसी में स्मेल है और किसी में है ही नहीं। तो उसने सोचा कि इन सबको एक तरतीब से लिखता हूँ ताकि कोई भी साइंटिस्ट उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके। तो उसने ये नेमिंग क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम बनाया जो कि आज तक दुनिया फॉलो करती है। तो हमारे पास टोटल 8 टेक्सोनोमिक रैंक्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? डोमेन। डोमेन क्या होता है? हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक होता है। इसलिए हमारे पास 3 डोमेन आते हैं: बैक्टीरिया, आर्किया और यूक्रिया। देन हमारे पास आता है किंगडम जो कि फर्दर डिवाइड कर रहा होता है किसे? डोमेन को। और हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डोमेन जो यूक्रिया है उसमें 4 किंगडम आते हैं फर्दर। देन हमारे पास फाइलम है जो कि मजीद तोड़ रही होती है ग्रुप्स किंगडम्स को, और वहाँ पे क्या देखा जाता है मेनली कि वहाँ पे सिमिलर बॉडी के प्लान्स हो, सिमिलर बॉडीज़ के स्ट्रक्चर्स मैच कर रहे हैं। देन हमारे पास आती है क्लास जिसमें हम डिवाइड कर रहे होते हैं फाइलम्स को उनकी की डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक को देख के। देन हमारे पास ऑर्डर्स है जो कि फर्दर तोड़ किसे रहा है? क्लासेस को, और वहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज से रिलेटेड ग्रुप होते हैं। देन हमारे पास फैमिली है जो कि मजीद इसको तोड़ रही है ऑर्डर्स को, और उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं, मतलब जितना छोटा ग्रुप होगा उसमें उतने ज़्यादा एक जैसे कैरेक्टर्स पाए जा रहे होंगे। देन हमारे पास आता है जीनस जिसमें डिफरेंट फैमिलीज डिवाइड हो रही हैं और आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को रखा जाता है। देन हमारे पास आता है स्पीशीज जिसमें स्मॉलेस्ट रैंक है और वहाँ पे जो स्पीशीज़ होंगी वो आपस में इंटरब्रीड कर रही हो, मतलब उनमें आपस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस लिंक कर रहा होगा, सेम उनमें स्ट्रक्चर्स होंगे। और जो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मैच की जाती हैं वो कहाँ होती है? स्पीशी में। जितना छोटा रैंक होगा उतने ज़्यादा उसमें कैरेक्टर्स मैच कर रहे होंगे। क्लासिफिकेशन का उस टाइम की बात है जब हमारे पास माइक्रोस्कोप भी नहीं थी, लैब्स भी नहीं थे, सिर्फ एक जुनून था जिसके बेस पे सब डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एरिस्टोटेल जिन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 कैटेगरीज में, एक साइड प्लांट है और एक साइड एनिमल्स है, और उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं थी तो उन्होंने बैक्टीरिया को क्लासीफाई नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट इब्ने रुश्द जिन्होंने एरिस्टोटेल की दी एनिमा बुक को अरेबिक में ट्रांसलेट किया ताकि फर्दर उसके बारे में डिटेल हासिल की जाए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अल-जाहिज जिन्होंने 350 एनिमल स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया और स्पेशली उन्होंने आंट्स के बारे में बहुत लिखा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंड्रिया कैसिलपिनिया जिन्होंने प्लांट्स को 15 जीनस में डिवाइड किया, जेनरा में उन्होंने फर्दर डिवाइड किया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टॉर्नीफोर्ड जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टैक्सा में कि क्लासिफिकेशन और स्पीशीज़ भी होती है। देन हमारे पास आते हैं कॉल्ड लिनियस, इनके बारे में तो आप जानते हैं कि ये इन्होंने टेक्सोनोमिक रैंक बनाए टोटल 6 और फर्दर डिवाइड करके हमारी क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव किया, जिनके आज भी मेथड्स को दुनिया फॉलो करती है। क्लासिफिकेशन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम आया, मतलब जब हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थी उस टाइम की सिस्टम की थ्योरी है।
जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास दो किंगडम्स हैं, एक प्लांट की और एक एनिमलिया। प्लांटी मीन्स प्लांट्स एंड सेकेंड इज एनिमल्स। जिसमें से उन्होंने प्लांट्स बताया कि वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो हाइट्रोट्रॉफ होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफ वो प्लांट्स हैं या वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स हमारे पास अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ जो किसी और पे फीड कर रहे होते हैं, उनको अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स। अब इस टू किंगडम थ्योरी में सिस्टम में हमारे पास मसला क्या था, जिसकी वजह से हमें नए सिस्टम्स की तरफ जाना पड़ा। तो इसमें उन्होंने यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडेंटिफाई नहीं किया था, उसके बारे में डिटेल से बताया नहीं। जब माइक्रोस्कोपाई साइंटिस्ट ने उसे पढ़ा तो पता चला कि यूग्लिना जो है अपना खाना प्लांट्स की तरह खुद बनाता है दिन में, और रात में वो प्लांट्स एनिमल्स की तरह फीड आउट करता है न्यूट्रिशन को। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि हमें उसमें ये नहीं पता था कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक और प्रॉब्लम जो आई वो ये आया कि उस सिस्टम में हमें ये नहीं बताया गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल न्यूक्लियस रखते हैं लाइक यूकेरियोट्स, और कुछ जो है वो उसमें सेल प्रोकैरियोट्स हैं जो कि न्यूक्लियस नहीं रखते, प्रॉपर नहीं है उनमें, जैसे कि बैक्टीरिया। तो सारे के सारे उन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया प्लांटी में, कि प्लांट्स में डाल दिया कि वहाँ पे बैक्टीरिया भी आ गए, फंजाई भी आ गए, एल्जी भी आ गए, सब एक ही जगह पे आ गए। तो वो भी एक इशू था, ताकि वो अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं था कि उसमें डिफरेंट चीज़ें एक ही ग्रुप में ऐड हो गई थी। तो ऐसे जब नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने 3 किंगडम सिस्टम रखा। ये हमारे पास किसने बनाया? हेगेल ने। और उसने क्या किया, एक प्रोटिस्टा किंगडम को ऐड कर दिया, जिसमें यूग्लिना जैसे एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया। लेकिन अभी तक फंजाई जो है हमारे पास वो प्लांटी में ही इंक्लूड था, मतलब प्लांट्स वाले किंगडम में इंक्लूड था। अब प्लांट्स में और फंजाई में हमारे पास डिफरेंस क्या था, जिसकी वजह से हम प्लांट्स में उसे नहीं रख सकते थे? वो ये था कि फंजाई जो था वो हेट्रोट्रॉफ था, मतलब उसको किसी और पे डिपेंड करना पड़ता है फीड के लिए, जबकि प्लांट्स अपनी फीड पे खुद डिपेंड, अपने लिए फीड खुद बनाते हैं। इसी तरह उसमें एक और डिफरेंस था कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो हमारे पास सेलुलोज से बनती है, जबकि जो फंजाई की सेल वॉल है वो हमारे पास काइटिन से बनती है। तो ये डिफरेंसेस देख के ये 3 किंगडम थ्योरी सिस्टम भी हमारे पास नहीं चल सका था फर्दर। तो ऐसे और कन्फ्यूजन आ गई कि मतलब अभी फंजाई भी सेट नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने एक और साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट विटाकर, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया 5 किंगडम सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा आज के दौर में एक्सेप्टेड हुआ। अब रॉबर्ट विटाकर ने 2 बेसिस पे सेल की किंगडम बनाए। एक उसकी बात थी कि सेल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यही 2 मसले थे पहले वाली क्लासिफिकेशन में, इसलिए उसने फर्दर इन चीज़ों को मेन रखा। सेल ऑर्गेनाइजेशन में उसने क्या देखा कि कौन से सेल प्रोकैरियोटिक हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उसने 3 चीज़ें देखी, एक फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन। इसकी बेस पर उसने 5 किंगडम्स बनाए, जिसमें से पहला हमारे पास मोनेरा था, सेकेंड हमारे पास प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो जो किंगडम मोनेरा था उसमें क्या था कि प्रोकैरियोट्स थे, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसमें बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया था, और ये सिंपल लाइफ फॉर्म थी जो सबसे पहले अर्थ पे प्रेजेंट आई थी। प्रोटिस्टा नेक्स्ट हमारे पास, जिसमें उन्होंने देखा कि ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं और ये इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनमें से कुछ जो है अपना खाना खुद बना रहे थे, जबकि कुछ जो है वो खाना किसी और पे डिपेंड कर रहे थे अपने फूड के लिए। जो खाना खुद बना रहे थे, फॉर एग्जाम्पल यूग्निला, और कुछ जो है हमारे पास थे जो खाना खा रहे थे सिर्फ और सिर्फ और किसी और पे डिपेंड कर रहे थे, वो जैसे इमोबा। ये हमारे पास ब्रिज बन गया था प्रोकैरियोट और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में। जो नेक्स्ट किंगडम है हमारे पास वो है फंजाई, जो कि मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट यीस्ट हमारे पास मल्टी सेलुलर नहीं है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। और इसमें उसने क्या देखा, मेन इसने रखा कि ये हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करेंगे। इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन है, प्लांट्स की तरह सेलुलोज नहीं थी। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, मशरूम, मोल्ड और यीस्ट। और ये एक तरह से नेचर के डिकम्पोजर हैं जो कि अर्थ को साफ करने का काम कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी, जो कि मल्टी सेलुलर थे और ऑटोट्रॉफ थे, और ऑटोट्रॉफ करके वो अपना खाना खुद बना रहे थे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज से मिलकर बन रही थी। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आती है, ट्री है, ग्रास है, एल्जी है, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और खाना बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनिमिलिया, जो कि मल्टी सेलुलर थे, हेट्रोट्रॉफिक थे, उनके पास कोई सेल वॉल नहीं थी और वो इजीली एक्टिवली मूव कर सकते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, वो कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स को, डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट फिशेस को, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड कर रहे हैं। तो ये कंज्यूमर है जो कि प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। अब टाइम के साथ कुछ इंप्रूवमेंट आई और मार्गिलस और श्वार्ट्ज ने 2 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस सिस्टम को इंप्रूव किया। उन्होंने जेनेटिक क्राइटेरिया भी इसमें ऐड किया ताकि क्लासिफिकेशन और एक्यूरेट हो जाए। जेनेटिक क्राइटेरिया क्या हुआ, डीएनए और आरएनए की स्टडीज़ करके। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये था कि ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ और माइक्रोस्कोप से लेके ह्यूमन तक सबको ये कवर करता है। हर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उनको भी ये कवर कर रहा है, और ह्यूमन्स तक जितने भी एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्लियर करा। इसमें हमें सेल के टाइप के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में क्लियर डिफरेंस मिल रहा था, और ये बायोलॉजी के रिलेटेड स्टडी को ईजी बना रहा था। सबसे पहले हमारे पास आता है डोमेन आर्किया, देन हमारे पास आता है डोमेन बैक्टीरिया, देन नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो डोमेन यूकेरिया आता है। इनको 3 में
3 डोमेन में क्यों डिवाइड किया गया क्लासिफिकेशन को, तो वो थी कि ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड की इनकी जो सीक्वेंस थी उनकी बेस पे इन्हें किया गया है। सेकंड, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड स्ट्रक्चर को देख के, और सेल्स की एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी को देख के, यानी उनके जीन्स और सेल स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डोमेन के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है डोमेन आर्किया। ये सबसे पुराने जानदार हैं अर्थ पे। ये प्रोकैरियोट होते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल में हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता। इनका जो आरएनए है, मतलब राइबोसोमल आरएनए है, वो ज़्यादातर यूकैरियोट से रिलेट करता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें यूनिक लिपिड होते हैं जो कि इनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने में हेल्प आउट करते हैं। ये सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, ओशन से भी प्रेजेंट होते हैं, और अपनी एनर्जी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, मतलब सल्फर से या फिर अमोनिया से। ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और ये किंगडम, मतलब इसमें किंगडम है आर्किया के अंदर, जिसका नाम है आर्किया बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके मेजर टाइप्स क्या है? मिथेनोजिन, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल। जो मिथेनोजिन्स होते हैं वो वहाँ क्या करते हैं? मीथेन गैस बनाते हैं। जो हेलोफाइल्स होते हैं वो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जबकि जो थर्मोफाइल होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं हमें, और एसिडोफाइल जो है वो एसिडिक एरियाज में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट डोमेन हमारे पास है बैक्टीरिया। इन्हें कहते हैं ट्यूब बैक्टीरिया। वो जानदार जो हर जगह मिलते हैं, सॉइल में, पानी में, हवा में और हमारी बॉडी में भी। ये प्रोकैरियोट होते हैं, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये यूनिसेलुलर होते हैं ज़्यादातर, और कुछ चेन्स बना के रहते हैं और कुछ कॉलोनीज बना के रहते हैं। ये मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ जो है फोटोसिंथेटिक भी होते हैं जो कि क्लोरोफिल यूज़ करके बनाते हैं। इनमें कौन कौन से किंगडम आते हैं? एक आता है यू बैक्टीरिया, जिसके मेजर ग्रुप्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। कुछ हमारे पास डिजीज़ कॉज करते हैं इनमें, जैसे निमोनिया है। इसके बाद हमारे पास आती है डोमेन यूकैरिया। ये सबसे एडवांस ग्रुप होते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें हमारे पास सेल्स में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। इनमें हमारे पास कौन कौन से किंगडम्स आते हैं? प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब हम डोमेन यूकैरिया को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं किंगडम्स में। तो फर्स्ट किंगडम हमारे पास कौन सा आता है? किंगडम प्रोटिस्टा। ये सबसे ज़्यादा मिसफिट किंगडम है। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो ना ही पूरे प्लांट्स हैं, ना एनिमल्स हैं, ना फंजाई हैं। ये इन बिटवीन जैसे ऑर्गेनिज्म है। मतलब इनको हम कहते हैं फर्स्ट यूकैरियोट्स, यानी सबसे पुराने यूकैरियोटिक सेल्स। या तो ये यूनिसेलुलर होंगे लाइक अमीबा, या फिर हमारे पास कॉलोनियल होंगे, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होंगे। कुछ हमारे पास इसमें फिलामेंटियस होंगे, मतलब उनकी थ्रेड लाइक होंगे, धागे जैसे होंगे। और कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे, उनमें और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अब हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के प्रोटिस्टा प्रेजेंट हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है पैरासिटिक प्रोटिस्ट, जो कि उनका मेन फीचर क्या होता है कि वो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस को, एनिमल्स को। इसमें एग्जांपल्स क्या है? प्लाज्मोडियम, एंटीमीबा। और इसका फंक्शन या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? पैरासिटिंग है, मतलब होस्ट के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिनके पास अपनी सेल वॉल होती है सेलुलोज की, और वो क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट होता है उनके क्लोरोप्लास्ट में, मतलब वो प्लांट्स जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिला, डाइटॉम्स या फिर एल्जी। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनके पास अपनी सेल वॉल नहीं होती, मूव कर सकते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं फूड को। फॉर एग्जाम्पल अमीबा या फिर पैरामीशियम। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और इंजेस्ट करते हैं फूड को। ये उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जो कि फंजाई जैसे होते हैं। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब ये डेड मैटर पे ना डिपेंड कर रहे होते हैं, उसमें से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। इनके पास हाइफी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक फंजाई में जिस तरह होते हैं। और इनकी एग्जाम्पल हमारे पास होता है मोल्ड, वाटर मोल्ड्स। और ये डिकम्पोजर होते हैं, मतलब कोई डेड मैटर है या कोई डेड एनिमल है, ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है किंगडम फंजाई, जो कि डिकम्पोजर्स है नेचर्स में, ठीक है। ये फंजाई वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमेशा शेडो में काम करते हैं, और डेड और जो डिकम्पोजर्स मेनली ये होते हैं, तो ये डेड मैटर पे बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। सेल वॉल जो है इनकी वो काइटिन से बनती है। ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं, खाने की बजाय फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ये यूनिसेलुलर इसमें कुछ होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। जो यूनिसेलुलर है वो हमारे पास यीस्ट है, और जो मल्टी सेलुलर है वो हमारे पास मशरूम या मोल्ड्स है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि ये ब्रेड, चीज़ वगैरह बनाते हैं। फंजाई यीस्ट जैसे कि एक फंजाई है जो कि ब्रेड, चीज़ और बियर बनाने में मदद करता है। जबकि पेनिसिलिन एक स्पेसिफिक बहुत ही मशहूर एंटीबायोटिक है, जो कि पेनिसिलिन फंजाई से बनती है। और कुछ जो फंजाई है हमारे, वो डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के वो काम कर रहे होते हैं एज अ डिजीज़। उसके बाद हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी, जो कि प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि हार्ट है हमारे पास अर्थ के इकोसिस्टम में, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपने लिए फूड बनाते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर है, और इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। और ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी मॉस्टेस है, फर्न्स हैं, कॉनिफर्स हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं किंगडम एनिमेलिया, जो कि एक्टिव किंगडम है बहुत ज़्यादा, और ये वो जानदार हैं जो मूव करते हैं, खाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, जो कि अपना खाना किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ये भी एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इंटरनली बॉडी के अंदर ही। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आती है कि सारे के सारे एनिमल, तो इसमें हमारे पास स्पंज छोटे एनिमल्स से लेके वेल्स लाइक बड़े बड़े एनिमल्स जो ओशंस में और ह्यूमंस तक भी ऐड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास वायरस का क्या रोल है और वो कौन से कैरेक्टर्स उनमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वायरस, उनके पास अपना सेल नहीं होता, इसलिए हम उन्हें कहते हैं ए सेलुलर, मतलब उनमें सेल प्रेजेंट नहीं है। उनकी जो बॉडी है वो 2 पार्ट से मिलकर बनती है, न्यूक्लिक एसिड जिसमें उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और सेकंड प्रोटीन कोड, एक प्रोटेक्टिव शेल जैसी जैकेट होती है, उनके न्यूक्लिक एसिड को कवर करती है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात यह है कि जो वायरस है ना, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, मतलब अपना मेटाबॉलिज्म अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, अपनी रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन कुछ भी वो नहीं कर सकते जब तक उनके पास कोई होस्ट सेल ना हो। होस्ट सेल कौन सा होता है, लाइक कोई प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, उसके अंदर जब तक चले ना जाए वो काम वो परफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे से ही वो होस्ट के अंदर जाते हैं, वो होस्ट के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और अपनी कॉपीज़ मल्टीपल करके बना लेते हैं। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि वायरस ना ही फुली लिविंग है और ना ही फुली नॉन लिविंग है, दे आर बॉर्डर्स ऑफ लाइफ। ये जो है ना ही जानदार हैं और ना ही बेजान है। अब वायरसेस को किसी भी डोमेन में क्यों क्लासिफाई नहीं किया गया, इसलिए कि वायरस के पास ना ही सेल है, ना राइबोसोम है, ना मेम्ब्रेन है, कुछ भी नहीं है जैसे कि बाकी डोमेन्स के पास थी। तो ये किसी भी कैरेक्टर्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए इन्हें ना ही किसी डोमेन में ऐड किया जाता है, ना ही किसी 6 किंगडम में इंक्लूड किया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्रियन एंड विरोइड। अब यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई। वायरस के कुछ कजन्स होते हैं लाइक प्रियन और विरोन। ये सिंपल होते हैं और डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं। जो प्रियन्स होते हैं वो सिंपल प्रोटीन से बने होते हैं, उनमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, जैसे कि या कुछ ह्यूमंस, और ये कुछ इन ह्यूमंस में, कुछ एनिमल्स में इन्फेक्शनस ब्रेन डिजीजेस कॉज करते हैं। इसी तरह विरोइड है, जो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर आरएनए से बना होता है, उसमें कोई प्रोटीन का कोड प्रेजेंट नहीं होता। ये ज़्यादातर प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काम ये दोनों का एक ही है कि वो इन्फेक्शनस डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन प्रियन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में या ह्यूमंस में, जो विरोइड है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ज़्यादातर डिजीज़ कॉज करते हैं। इन दोनों को भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये भी ए सेलुलर हैं। अब हमारे पास मॉडर्न टाइम की, मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे फेमस एग्जाम्पल आती है कोविड-19। इसके बारे में तो आपको हम नहीं जानता। ये 2019 में चाइना से पहचाना गया। ये एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपना इफेक्ट दिखाया और पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। अब ये स्प्रेड कैसे हुआ, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन था, जिसको खांसी थी, वो जब भी बात करता तो जो वायरस था वो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो स्प्रेड हो जाते, और कभी कभी कॉन्टिमिनेटेड सरफेस को टच करने से भी ये फैल सकता है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास सबसे मेन कहा गया था प्रिकॉशन, वो ये कहा गई थी कि मास्क पहना जाए और अपने मुंह और नाक को कवर किया जाए ताकि इस डिजीज़ का स्प्रेड कम से कम हो। चलिए फर्दर कंटिन्यू करते हैं मजीद टॉपिक को। कॉमन सिम्टम क्या थे इस कोविड-19 में? फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बॉडी का थक जाना, बॉडी जिस्म का दर्द करना, ना ही हमें कोई प्रॉपर स्मेल आ रही हो, ना टेस्ट हो, और गले का ख़राब होना, सर दर्द होना, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स थे। और देखिए मास्क पहना जाए और अपने मुंह और नाक को कवर किया जाए ताकि इस डिजीज़ का स्प्रेड कम से कम हो। चलिए फर्दर कंटिन्यू करते हैं मजीद टॉपिक को। कॉमन सिम्टम क्या थे इस कोविड-19 में? फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बॉडी का थक जाना, बॉडी जिस्म का दर्द करना, ना ही हमें कोई प्रॉपर स्मेल आ रही हो, ना टेस्ट हो, और गले का ख़राब होना, सर दर्द होना, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स थे। और ज़्यादातर ये ओल्डर लोग, ओल्डर पीपल जिनमें ये हेल्थ के इश्यूज़ थे, उनमें ज़्यादा डेंजरस था। अब हमारे पास प्रिवेंशन के लिए कुछ पॉइंट्स आते हैं कि हमने अपने हाथों को हमेशा साबुन से धोना है तकरीबन 20 सेकंड के लिए, या फिर हमने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है जिसमें तकरीबन 60% अल्कोहल प्रेजेंट हो। वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कोविड-19 से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। वैक्सीनेशन क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करती हैं और वायरस को पहचानने में हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोनोमल नोमेनक्लेचर। तो अब इसके लिए हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि इमेजिन करें एक जंगल है जहाँ पे हर तरह के जानवर रहते हैं। कहीं शेर है, कहीं चीता है और कहीं पे टाइगर है, ठीक है। तो अगर किसी साइंटिस्ट ने शेर कहा तो इंडिया वाला साइंटिस्ट समझेगा लॉइन है और अफ्रीका वाला समझेगा लिपॉइड है, ठीक है। इसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एक इंटेलिजेंट स्विस साइंटिस्ट कॉल्ड यूरस, जिसे हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसने एक आइडिया दिया।
तो लिनियस ने क्या कहा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम सिर्फ 2 वर्ड्स का होना चाहिए, एक उसके जीनस का हो और दूसरा उसके स्पीशी का हो। ये सिस्टम लैटिन लैंग्वेज में बनाया गया ताकि दुनिया का हर साइंटिस्ट को समझ सके। तो ऑर्गेनिजम्स को जो साइंटिफिक नेम देने का सिस्टम है उसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने कुछ कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स शो हो रहे हैं। कॉमन नेम्स लाइक इन इंग्लिश, मतलब अनियन को उर्दू में हम प्याज कहते हैं, लेकिन उसका जो साइंटिफिक वर्ड है वो है इलियम सीपा। तो अगर कहीं बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ डिफरेंट कॉन्टिनेंट से बैठे हों एक साथ, तो वो जो नेम लेंगे अनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो इलियम सीपा ही होगा। रूल्स क्या होंगे हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर के? वो ये होंगे कि कोई भी 2 ऑर्गेनिजम्स का सेम नाम नहीं हो सकता। मतलब अगर ह्यूमंस का नाम होमो सैपियंस है तो वही नेम फ्रॉग का नहीं हो सकता, होमो सैपियन नहीं हो सकता, या फ्रॉग का नेम ह्यूमन का नेम नहीं हो सकता। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये कि जो साइंटिफिक वर्ड होगा ना, वो उसका जो नेम का वर्ड होगा वो लैटिन लैंग्वेज से लिया जाएगा, जो कि किसी कंट्रीज में नहीं बोली जाती, ताकि किसी कंट्री को ये ना लगे कि भाई उसको फेवर नहीं किया जा रहा और उसको फेवर किया जा रहा है। जो साइंटिफिक नेम होंगे ऑर्गेनिजम्स के वो सेम होंगे पूरी दुनिया में। मतलब अगर यहाँ पे आज बैठ के होमो सैपियंस पाकिस्तान में कहा जा रहा है तो अंटार्कटिका तक वो नाम सेम ही रहेगा। ये सिस्टम एक हमें स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है कम्युनिकेट करने का बायोलॉजिस्ट को। बेशक वो चाइनीज़ बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, लेकिन जब वो साइंटिफिक नेमिंग से रिलेटेड बात करेंगे वो एक स्पेसिफिक नेम लेंगे जो कि सारे के सारे बायोलॉजिस्ट इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल प्याज को पाकिस्तान में अनियन को पाकिस्तान में प्याज कहा जाता है, लेकिन यही पाकिस्तान में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल पंजाब में इसके लिए अलग वर्ड यूज़ होता है, सिंध में अलग यूज़ होता है, बलूचिस्तान में अलग यूज़ होता है। तो हर एक स्पेसिफिक नेम अपने अपने रीजन्स के हिसाब से भी हैं। तो इसी तरह हर कंट्री ने अपने अपने सेट ऑफ नेम्स बनाए होते हैं। तो कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके हमारे पास कॉमन नेम भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होते हैं। लाइक ब्लूबेल है, वो काफ़ी सारे प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। इसी तरह साइंटिफिक कॉमन नेम्स का कोई हमारे पास साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक फिश है, वो वर्टिब्रेट है, बोन है उसमें और गिल है। बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि रूल्स के हमने किस तरह साइंटिफिक नेम्स को लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा, उसमें हमारे पास नाम के 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट होगा वो जीनस होगा हमेशा, और वो फर्स्ट कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जबकि जो सेकंड नेम होगा स्पीशी होगा और वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। अगर हम कंप्यूटराइज लिख रहे हैं तो वो इटैलिक होगा, लेकिन अगर वो हैंड रिटन हम लिख रहे हैं तो वो अंडरलाइन वर्ड होगा, और उसके लिए हमारे पास एक लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज यूज़ होती है। अब हम लास्ट में चैप्टर को समराइज करेंगे, उसकी की पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी, जिसका मतलब क्या होता है वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन वी हैव क्लासिफिकेशन, जिसमें हम डिफरेंट सिमिलैरिटीज के बेस पे ग्रुपिंग करते हैं। देन ग्रुप्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक रैंक्स। हाईएस्ट रैंक हमारे पास डोमेन का होता है। 3 डोमेन्स होती है टोटल हमारे पास, एक होती है आर्किया, सेकेंड बैक्टीरिया एंड थर्ड यूकेरिया। देन वी हैव किंगडम्स, प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स मिक्स होते हैं, मतलब ये मिक्सफिट था प्रोटिस्टा हमारे पास। देन वी हैव फंजाई, जो कि यूकेरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और ये अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं किसी और पे डिपेंड करके। देन वी हैव प्लांटी, जिसमें मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और इनके पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव एनिमेलिया, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम इन्हें हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, और ये जो फूड अपना लेते हैं वो बॉडी के अंदर इनसाइड ही डाइजेस्ट करते हैं। देन वी हैव वायरस। वायरस हमारे पास किसी भी डोमेन और किंगडम का पार्ट नहीं है बिकॉज वो ए सेलुलर है। देन वी हैव बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि साइंटिफिक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, द सेल। टिल देन आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।